नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको इतिहास विषय पढ़ा रहा हूँ। आज भी हम सल्तनत काल पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास है जो उसमें आज सल्तनत काल का टॉपिक है जो आज हमारा वो रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। हमने खलजी वंश पिछली कक्षा में स्टार्ट किया था और खलजी वंश में देखें तो इसके बाद जलालुद्दीन के बाद जो अगला शासक आता है वो रहता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, जनूनी व्यक्ति था। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे, उसका शासनकाल क्या रहता है, उसका साम्राज्य विस्तार कैसे रहता है, उसके प्रशासकीय कार्य कैसे रहते हैं, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका जो कालखंड है वो कितना रहता है। कालखंड, उसका जो कार्यकाल है, कालखंड कितना रहता है। सबसे पहले देखने वाली बात है 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन जो है दिल्ली की सल्तनत पर शासन करता है, यानी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर हम अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक ही शब्द यूज़ करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या था, वह जलालुद्दीन का भतीजा था। किसका? जलालुद्दीन का भतीजा रहता है तथा साथ में दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद था। पढ़ने लिखने की शिक्षा की बात करें तो यह ज़्यादा शिक्षित नहीं था, लेकिन युद्ध विद्या की बात करें तो यह उसमें निपुण था, परफेक्ट है एकदम। यानी कि जो पढ़ने लिखने की बात करें, पढ़ने लिखने वाली शिक्षा की बात करें इसकी, तो उसमें यह कुछ खास नहीं था, लेकिन युद्ध विद्या में अलाउद्दीन खिलजी जो है वह एकदम निपुण था, युद्ध प्रिय व्यक्ति था, जनूनी व्यक्ति था और एक सैनिक शक्ति में विश्वास रखने वाला योद्धा था। तो उसके इन्हीं विशेषताओं के कारण जो सैनिक थे, खिलजी सरदार थे, खिलजी सैनिक थे, वो क्या थे, इसके दीवाने थे। क्योंकि पहले हमने पढ़ा जो जलालुद्दीन खिलजी है, यहाँ पर हम देखेंगे ये जलालुद्दीन खिलजी है, यह एक उदार व्यक्तित्व था, उदार व्यक्तित्व वाला था। और जब यह बलबन के सिंहासन के पास जाता है तो विलाप करने लगता है, रोने लगता है। तो जब जो इसके सरदार हैं वो देखते हैं, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, उनकी ये उदार प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगती, उन्हें लगता है कि ये ले डूबेगा दिल्ली सल्तनत को। उस समय कंडीशनें बड़ी ख़राब थी दिल्ली सल्तनत की। तो उनको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो अनुशासन प्रिय हो, कठोर हो, डिसीजन लेने वाला हो, निर्णय लेने वाला व्यक्ति हो। तो इसी कारण होता क्या है, जो उस समय के सरदार हैं या सैनिक हैं वो किसे पसंद करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसके बाद हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहले कड़ा का सूबेदार रहता है, इक्तादार रहता है। और 1292 ईस्वी में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को 1292 ईस्वी में उसे अवध की सूबेदारी भी दी जाती है या इक्तादारी दी जाती है। सूबेदारी या इक्तादार बनाया जाता है। इससे पहले सिंहासन पर बैठने से पहले वह कड़ा का क्या था, इक्तेदार था। कहाँ का इक्तेदार था? कड़ा का वो इक्तेदार था। तो इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी और भीलसा की समृद्धि की कहानियाँ सुन रखी थी और इन्हीं कहानियों से प्रेरित होकर अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में एक विचार था, क्यों न वह इन पर आक्रमण करे। कहानियों में क्या सुना था कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनके पास अपार धन संपदा है, पता नहीं कितनी की संपत्ति है, हीरे सोना चांदी कितना की धन पड़ा है वहाँ पे। तो अलाउद्दीन खिलजी इस बात को जानता था, अगर वह सुल्तान बनना चाहता है, एक शासक बनना चाहता है, तो उसके लिए संपत्ति की बहुत ज़रूरत है, धन की बहुत ज़रूरत है। तो इन्हीं कहानियों को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी है जो प्रेरित होता है और दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करता है। यहाँ पर हम देखेंगे समृद्धि की कहानियाँ सुनता है और दक्षिण भारत है जो विंध्याचल है, विंध्याचल को पार करता है और दक्षिण भारत की तरफ वह प्रस्थान करता है। अपने साथ लगभग 8,000
अश्वारोही लेता है, अश्वारोही लेता है। और रास्ते में जब वह देवगिरी की तरफ जाता है तो वह स्वयं को क्या कहता है? वह तो एक अमीर है। कौन? शरणार्थी। शरणार्थी अमीर है जो नौकरी की तलाश में यहाँ पर आया है। किस लिए आया है? नौकरी की तलाश में इधर आया है। लेकिन उसकी मंशा क्या होती है? देवगिरी पर आक्रमण करने की। तो यहाँ पर हम मैप देखेंगे। जो देवगिरी का क्षेत्र है लगभग यहाँ पर रहता है, यह देवगिरी का क्षेत्र है। और यहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव। शासक कौन रहता है? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से आक्रमण करता है? इस कड़ा के क्षेत्र से देवगिरी पर आक्रमण करता है। और दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली का जो क्षेत्र है यहाँ पर रहता है। यहाँ से देखेंगे दिल्ली से भी काफ़ी दूरी है। इधर देखें तो हम दिल्ली से भी काफ़ी दूरी रहती है और देवगिरी से तो कोसों मील दूर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा है और यहाँ पर आक्रमण कर देता है। और यहाँ का जो शासक है वो कौन रहता है? देवगिरी पर आक्रमण की हम बात करें तो देवगिरी पर आक्रमण करता कब है? 1296 में। और यहाँ का शासक कौन रहता है? रामचंद्र देव। और देवगिरी में जब इसके आक्रमण को देखकर जो रामचंद्र देव है वो भचक्का रह जाता है अचानक ही जब किसी का आक्रमण होता है। तो उसका जो पुत्र है रामचंद्र देव का शंकर देव था। कौन था? शंकर देव था। शंकर देव तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। शंकर देव था क्या था? तीर्थ यात्रा पर। आधी से ज़्यादा जो सैनिक है, जो सेना है, सेना को लेकर कहाँ निकल गया था? तीर्थ यात्रा पर। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। ले दे के जब आक्रमण होता है तो रामचंद्र देव जो है 3000 सैनिक लेता है अपने साथ। लगभग ले दे के 3000 सैनिक इकट्ठे करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे देवगिरी के पास एक लसूड़ा का मैदान है। कौन सा मैदान है? लसूड़ा का मैदान है। 3000 सैनिकों को लेकर लसूड़ा के मैदान में पहुंच जाता है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र देव जो है इन दोनों के मध्य क्या होता है? संघर्ष होता है, काफ़ी टक्कर होती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक अफवाह फैला दी जाती है कि यह तो सेना की अग्रिम टुकड़ी है और बाद में जो दिल्ली की सेना है वो आने वाली है। और यहाँ से रामचंद्र देव को बाध्य होना पड़ता है अपने दुर्ग में जाने के लिए। तो रामचंद्र देव जो है अपने दुर्ग में वापस चला आता है। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? दुर्ग की घेराबंदी कर दी जाती है और शेखी बगारी जाती है। जो दिल्ली है, दिल्ली से एक सेना जो है देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए आने वाली है, यह अग्रिम टुकड़ी थी। और इस बात को सुनकर रामचंद्र देव जो है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और वह संधि करने के लिए तत्पर हो जाता है और संधि की शर्तें स्वीकार करता है। और अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर बहुत सा धन देना स्वीकार कर लेता है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? यहाँ पर अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर देता है। एक तो इस दुर्ग के पास जो नगर है, सेना को इस नगर की रक्षा के लिए लगा देता है। किसके लिए? एक रक्षा के लिए लगा देता है, जिसकी सेनापति कौन होता है? इस सेना का नसरत खां होता है। और दूसरी, जिस तीर्थ यात्रा से शंकर देव आने वाला है, कौन आने वाला है? शंकर देव आने वाला है। एक सैनिक टुकड़ी को यहाँ रास्ते पर बिठा लेता है। उसे पता है आधे से ज़्यादा जो सैनिक लेकर शंकर देव गया हुआ है और वापस लौटने वाला है, तो इसलिए 2 भागों में बांटता है। शंकर देव को इस बात की सूचना मिलती है, लेकिन शंकर देव अपनी पिता की इच्छा के विरुद्ध क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करता है, युद्ध होता है इनमें। यहाँ पर कुछ ना कुछ शंकर देव का जो पलड़ा है भारी रहने लगता है, क्योंकि इसके पास आधी ही सेना थी
3000 4000 सैनिक हो गई, बाकी यहाँ थी। तो इतने में क्या होता है, नुसरत खां अपनी सेना लेकर यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में पहुँच जाता है और शंकरदेव को परास्त कर देते। और शंकरदेव मुँह की खाने के बाद बैठ जाता है, क्योंकि शंकरदेव ने सोचा अगर नुसरत खान है जो सेना लेकर आ गया तो उसको पता चला कि यह दिल्ली से दूसरी सेना आ गई है, वो भी भौचक्का रह जाता है और संधि की शर्तें स्वीकार कर लेता है। इससे पहले भी संधि हुई थी, लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको बड़ी ये चुभती है ये बात। दूसरी बार जब उस पर आक्रमण होता है तो वह यहाँ से एलिचपुर का जो क्षेत्र है उसकी वार्षिक आय और पूरा जो क्षेत्र है यहाँ से एक वार्षिक टैक्स वसूल करने की बात करता है। यानी कि बहुत सा धन वगैरह लेकर यहाँ से चला जाता है, इतनी संपत्ति ले जाता है, ऊँटों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर लाद के पता नहीं कितनी ले जाता है। इतनी धन संपत्ति थी दक्षिण भारत में यहाँ से लेके जाता है। और रामचंद्र देव द्वारा इसे वार्षिक कर देने की बात भी कही जाती है कि वह हर वर्ष उसे कर देगा, टैक्स देगा और एलिचपुर की जागीर भी उसे देता है। क्योंकि यहाँ पर इतना धन होने का कारण था कि यहाँ पर अब तक कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। इस क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पर कोई भी नीचे आक्रमण नहीं हुआ था, संपत्ति यों की त्यों यहाँ पर सेफ पड़ी थी जितनी भी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी कड़ा चला जाता वापस, इतना कुछ यहाँ से ले जाने के बाद। अब अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही यहाँ से वापस जाता है तो दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी को इसकी सूचना मिलती है कि यह काम कर दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने, आपके भतीजे ने, आपके दामाद ने। तो यह खुश भी होता है और यहाँ से चलता है बधाई देने के लिए किसे, खिलजी को। अब खिलजी का जो सिर है वो चकरा गया था, सिर फिरा हो गया था, घूम गया था सिर। उसके पास इतनी धन, इतनी संपत्ति हो गई थी कि वह दिल्ली का सुल्तान बन सकता था और वह षड्यंत्र करने लगा सिंहासन प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही जलालुद्दीन जाता है वहाँ पर उसे बधाई देता है तो विश्वासघात से वो क्या करता है, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन की, अपने चाचा की, ससुर की हत्या कर देता है। जब इसकी हत्या कर देता है तो उस समय जो कंडीशनें हैं बड़ी ख़राब रहती हैं। यहाँ पर इसकी हत्या हो जाती है और पीछे इसकी जो पत्नी है जलालुद्दीन की, वह अपने पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली का क्या करती है, शासक बना देती है। दिल्ली का शासक किसे बना देती है, इब्राहिम रुकनुद्दीन को शासक बना देती है। लेकिन एक इसका पुत्र और है जिसका नाम अर्कली खां है, वो कहाँ का सुल्तान रहता है, ये जो क्षेत्र है मुल्तान, लाहौर का जो ये जो क्षेत्र है, अर्कली खान यहाँ का सूबेदार रहता है या अख्तादार। जलालुद्दीन का पुत्र था अर्कली खान। अब कंडीशनें इतनी ख़राब सी, जलालुद्दीन का वध कर दिया गया है और जो राजपूत शासक हैं या अन्य जितने भी भारतीय शासक हैं या दूसरे लालची कोई सरदार हैं, यहाँ से हम देखेंगे जो मंगोल हैं वो क्या है, गिद्ध की भांति दिल्ली के सिंहासन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। और यहाँ पर एक उनको खालिस्तान मिल गया यहाँ पर आने का। यहाँ से हम देखेंगे ये जो क्षेत्र है, ऊपर हम देखेंगे काबुल है, अटक है, पेशावर है, यहाँ पर तैयार बैठे थे। कौन थे, मंगोल और खोकर। मंगोल और खोकर भी यहाँ पर तख्त पर बैठे थे आक्रमण करने के लिए, एक बात। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे जो गुजरात के शासक हैं, राजपूत शासक हैं, उनकी भी नज़रें थी दिल्ली पर, ठीक है, उनकी भी नज़रें थी। और यहाँ पर हम देखेंगे दक्षिण के शासक हैं जो दक्षिण के नहीं, यहाँ पर मालवा के शासक हैं जो, इनकी भी दिल्ली पर नज़रें थी। और बहुत से जितने भी बंगाल का क्षेत्र है, ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या था, सल्तनत का नगण्य प्रभाव था। ये जो क्षेत्र है बंगाल और बिहार का, यहाँ पर भी इतना वर्चस्व नहीं था। और ये जो बीच का क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है, यहाँ पर भी खिलजी दुर्बल था। अब पूरी कांटों की सेज बन चुका है जो दिल्ली सल्तनत का सिंहासन है। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। करी तो क्या करी,
एक बार तो अलाउद्दीन खिलजी मन बना लेता है कि वह सिंहासन के विचार को त्याग दे और कहीं न कहीं इन कांटों के बीच फंसने के बजाय बंगाल की तरफ भाग जाए। लेकिन इतने में होता क्या है, जो इब्राहिम को जब इस गद्दी पर बिठाया जाता है रुकनुद्दीन इब्राहिम को, तो यहाँ पर मुल्तान के जो सूबेदार हैं, इक़्तिदार हैं, अरकली खां उसके भाई, बड़े भाई, तो इस बात का विरोध करते हैं। कुछ जलाली सरदार जो हैं वो भी इस बात का विरोध करते हैं। तो इस बात की भनक जब अलाउद्दीन खिलजी को लगती है तो वह मौका ढूंढ रहा होता है और इसका पूरा सहयोग लेता है। इन बातों का उसे फ़ायदा होता है। होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के पास अब धन बहुत था। अब उसने मन बना लिया कि बंगाल की तरफ नहीं भागेगा, उसका भाग्य अब साथ देने लगा, तो वो दिल्ली की तरफ चल पड़ा। और दिल्ली की तरफ जब अलाउद्दीन खिलजी चला तो उसने क्या किया, रास्ते में धन बिखेरता गया, टंके बिखेरता गया और दिल्ली के सिंहासन पर जा बैठा। और लोगों की स्मृति है जो कुछ समय ही काम करती है, कुछ समय ही बात को याद रखते हैं। जब उनके सामने धन फेंक दिया जाए तो वह उसमें उलझ जाते हैं। अशरफियाँ और सिक्के वह लोगों को धन बांटता था। और अलाउद्दीन को कुछ लोग कोसते भी हैं। अलाउद्दीन के द्वारा स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि जब दिल्ली के सुल्तान के कटे हुए सर से जो खून है, लहू है, वो अभी टपक ही रहा था कि जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। और जनता में बड़ा घृणा और भय पैदा हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के प्रति। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका रास्ता निकाल लिया था, लोगों को धन बांटना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अभी खून टपकता रहा, ऊपर से अलाउद्दीन क्या करता है, चंदोबा चढ़ा देता है सिंहासन पर। तो अलाउद्दीन खिलजी अब क्या है, दिल्ली का शासक बन जाता है। कब बन जाता है दिल्ली का सुल्तान? 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो यहीं से क्या होता है, सल्तनत का जो साम्राज्य विस्तार है अब चलेगा यहाँ से साम्राज्य विस्तार। क्योंकि इससे पहले का जो समय था वो क्या था, हम देखेंगे ऐबक है, इल्तुतमिश है, ये तो सैदड़ीकरण में लगे रहे, बलबन भी इसी काम में लगा रहा। लेकिन जो इल्तुतमिश था उसने कुछ प्रयास किए थे उसके द्वारा, क्योंकि अब यहाँ पर उसने जो यलदौज है और कुबाचा है इनको खदेड़ दिया था, इनका जो कांटा था साफ़ कर दिया था। कुछ यहाँ पर सेफ हो गया और कुछ द्वाब का क्षेत्र है, सिंध है, मुल्तान है, इनको अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी आते हैं उनके समय वही कंडीशनें होती हैं, बलबन कोशिश करता है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है इन सब में से हटके था। और 1296 में जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनता है तो एक साम्राज्यवादी सोच वाला व्यक्ति होता है और साम्राज्य विस्तार यहाँ से शुरू होता है। साम्राज्य यहाँ पर देखेंगे क्या है। साम्राज्य की बात करें तो सबसे पहले इस पद के लिए योग्यता की आवश्यकता है और इसके दो लक्षण बताए गए हैं। एक तो जो साम्राज्य है इसकी जो सीमाएं हैं, साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो असीमित होती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती। दूसरा, इस साम्राज्य में हम देखेंगे कोई 2-3 समाज नहीं होते, बहुत से समाजों पर शासक द्वारा शासन किया जाता है। जैसा कि हम देखेंगे 20-30 समाज और अलग अलग प्रकार की इन पर शासन किया जाता है और असीमित भूख की आवश्यकता होती है उस योग्य पद वाले व्यक्ति के पास। अब दूसरी बात करें हम, यहाँ पर वर्तमान में हम देखें तो राज्य की क्या है, सीमाएं होती हैं। लेकिन आज से 100-150 वर्ष पहले देखें तो राज्य की कोई सीमाएं नहीं होती थी, लचीली सीमाएं होती थी और असंगठित जो क्षेत्र होते थे और किसी भी शासक के द्वारा अपनी साम्राज्यवाद की भूख को बढ़ाया जाता था और उसकी जो सीमाएं हैं उसको भी बढ़ाया जाता था। यानी कि किसी राज्य की कोई जो सीमाएं होती थी वो क्या होती थी, लचीली होती थी और कोई खास नहीं होता था। जैसे कि आजकल जो राज्य है उसकी सीमा है, लेकिन उस समय कोई शासक जो साम्राज्यवाद था कितनी भी सीमाएं लांघ सकता था और अपने साम्राज्य को बढ़ा सकता था। और अब देखेंगे हम दिल्ली के जो सिंहासन है उस पर बैठते ही अलाउद्दीन खिलजी करता क्या है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है तो सबसे पहले वह
उसका सहयोग देने वाले उसके 4 भाई होते हैं। एक के 4 भाई थे, 4 भाई हम देखेंगे उनमें। एक तो अलमास बेग, आलम, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एक जबां योद्धा जिसका नाम था जाफ़र खान। कौन था? जाफ़र खान। और चौथा था नसरत खान, जो रणथंभौर के समय मारा जाता है, नसरत खान। ये 4 जो उसके भाई थे, इन्होंने बड़ा सहयोग दिया, इनको सेनापति उन्होंने नियुक्त किया। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी करता क्या है, ऐसा हम यहाँ पर देखें, ये भारत का क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र है, और यहाँ पर देखें ये दिल्ली का क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है मुल्तान का क्षेत्र है। यहाँ पर शासक कौन था? अर्कली खान। अर्कली खान यहाँ का सूबेदार था जलालुद्दीन के समय, जब कड़ा से यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले वह अपने 4000 सैनिकों को कहाँ भेजता है? अर्कली खान के पास भेजता है, इसका दमन करने के लिए। और भेजता क्यों है ये मुल्तान के क्षेत्र में? क्योंकि उसे पता था जब तक जो दावेदार हैं दिल्ली के सिंहासन के जिंदा हैं तो उसके लिए खतरा है। नीचे भी बहुत सा खतरा है, आसपास में खतरा है, मंगोलों का खतरा है, खोखरों का खतरा है, राजपूतों का खतरा है। उसकी स्थितियाँ अभी दुर्बल हैं। अभी जो सरदार हैं, योग्य सरदार हैं, वो भी कुछ जलाली सरदार हैं, उस तरफ हैं। तो सबसे पहले वह अपने विरोधियों को समाप्त करता है। अलाउद्दीन खिलजी अब क्या करता है? 4000 सैनिक भेजता है, और यहाँ पर इब्राहिम रुकनुद्दीन जो है और उसकी माता जो है और उसकी योग्य सरदार जो है, एक सबसे योग्य सरदार था इनका अहमद चप जो है वह जलाली सरदारों में सबसे निर्भीक योद्धाओं में गिना जाता था, जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो ये सब कहाँ इकट्ठा हो गए थे? इस क्षेत्र में। फिर से वही पावर का क्षेत्र, यहाँ से जो पश्चिम का जो क्षेत्र है भारत के लिए सदैव खतरे की घंटी बजाता रहा है। जितने भी आक्रमणकारी हुए हैं वो इसी क्षेत्र से आए हैं, यही रास्ता था। और यही कारण है जो ये जो पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ के लोग आज भी इसी कारण से इतने निर्भीक और युद्ध प्रिय हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर पंजाब का क्षेत्र है, और पंजाब का क्षेत्र है, उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ के लोग ऐसे हैं, क्योंकि आज भी वो युद्ध की कला है जो उसे अपने जो उनके गायन है या उनका डांस है उसमें रखते हैं। जैसा कि हम पंजाबी सॉन्ग देखेंगे तो उनमें आज भी वही हथियार, वही उसी प्रकार का भांगड़ा और बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी भौगोलिक स्थिति होने के कारण और पुरानी कंडीशन होने के कारण आज भी वो उनके हमें संस्कृति में देखने को मिलती हैं। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ कि जो पंजाब का क्षेत्र है प्राचीन काल से ही आक्रमणों को झेलता आया है, और लोग वैसे ही कठोर हो गए हैं, युद्धप्रिय हो गए हैं। आज भी उनकी संस्कृति में हमें ये देखने को मिलता है। आज भी उनके जो लोकगीत हैं उसी प्रकार के हैं, उनका जो भांगड़ा है उसी प्रकार का है, उनके जो हम देखेंगे वाद्य यंत्र हैं जैसे ढोल हो गया, ये चीज़ें उसी प्रकार के हैं। तो यही कारण था, यह क्षेत्र है जो ऐसा बन जाता था, कभी भी आक्रमण या कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो अब सबसे पहले इसने इस क्षेत्र पर 4000 सैनिक भेजे और अर्कली खान और अहमद चप की हत्या कर दी जाती है। इन सबको बंदी बना लिया जाता है। अर्कली खान जब आत्मसमर्पण कर देता है तो इन सबको क्या किया जाता है? बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाकर दिल्ली लाया जाता है। कुछ को रास्ते में ही निपटा दिया जाता है, कुछ का बाद में बंद कर दिया जाता है। यानी उन्होंने कोई भी ऐसा जलाली सरदार नहीं छोड़ा या व्यक्ति नहीं छोड़ा जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए आगे जाकर रास्ते का कांटा बन जाए। और कुछ जो जलाली सरदार थे वो बचे हुए अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में चले जाते हैं। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी सुदृढ़ कर लेता है अपनी स्थिति को तो उनका भी वह अवध करवा देता है। इस प्रकार का व्यक्ति था अलाउद्दीन। एक बात कहता था कि जो राजा होता है, जो सुल्तान होता है, जो शासक होता है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। उसका रिश्तेदार होता है तो कौन होता है? केवल और केवल सिंहासन, सत्ता, तख्त उसका रिश्तेदार होता है। इसीलिए उसके समय साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसका साम्राज्य जो है बढ़ा। और अलाउद्दीन ऐसा व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम मध्यकाल में देखें तो दक्षिण भारत में आक्रमण किया था, और दक्षिण भारत पर भी यह प्रथम तुर्की आक्रमण
था। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या करता है। अलाउद्दीन खिलजी अब क्या करता है, अलाउद्दीन जब सत्ता पर काबिज हो जाता है तो वह विश्व विजय का विचार करता है। किसका विचार करता है? विश्व विजय का विचार करता है। और इस विचार को उसका एक कोतवाल था, अलाउल मुल्क ऐसा कुछ नाम है उसका, वो क्या करता है, इस विचार को त्यागने की बात कहता है। वो कहता है कि आप सबसे पहले भारत को विजय कीजिए, यानी कि हिंदुस्तान का जो साम्राज्य है इसे विजित कीजिए, इस क्षेत्र का विजित कीजिए, बाद में सोचिए इस बात की। और एक कोतवाल ही था दिल्ली का, उसका साथी, जो इसे सलाह देने का साहस करता था। दूसरा कोई व्यक्ति इसे सलाह देने का साहस नहीं करता था। और वह विश्व विजय का जो विचार है यहाँ पर हम देखेंगे त्याग देता है अलाउद्दीन खिलजी, और वह भारत का जो साम्राज्य है या भारत का क्षेत्र है उसे जीतने की सोचता है, दिग्विजय की नीति अपनाता है। और यहीं से शुरू हो जाता है साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले क्या करता है, राजनीति से वो क्या करता है, राजनीति से धर्म को अलग कर देता है, धर्म को अलग करता है, शरा के नियम को राजनीति से अलग कर देता है, यानी कि इस्लाम को राजनीति से अलग कर देता है, धर्म को इसमें नहीं जोड़ता। वह साम्राज्यवादी था और इसी को ही महत्व देता था। इसके लिए वह नहीं समझता था कि धर्म का सहारा इसमें लिया जाए। तो सबसे पहले साम्राज्य के विस्तार में हम देखेंगे, सबसे पहले वो उसके जो नज़दीकी क्षेत्र हैं उनको जीतता है। मुल्तान को विजय पहले ही वो कर लेता है, और अब उत्तर भारत में जो जितने भी खतरा है दिल्ली के लिए उन पर विजय प्राप्त करता है। अलाउद्दीन क्या करता है, यह जो दिल्ली का क्षेत्र है हम देखेंगे, दिल्ली का क्षेत्र है, सबसे पहले वह गुजरात पर आक्रमण करता है। और गुजरात का शासक जो है उस समय कौन होता है, बघेला वंश का कर्ण। कौन रहता है शासक गुजरात का, बघेला वंश का कर्ण। यहाँ पर हम देखेंगे गुजरात पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण कब होता है, उत्तर भारत में यह पहला आक्रमण होता है 1299 ईस्वी में। किस पर होता है, बघेला वंश के, यहाँ पर हम देखेंगे बघेला वंश का शासक है कौन है, कर्ण है, जिसकी राजधानी कौन सी है, राजधानी रहती है अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़ा पर आक्रमण करता है। और इस सेना का नेतृत्व करते हैं उलगु खान, उलुग खान, और दूसरा नसरत खां के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। और यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पर गुजरात का शासक कर्ण जो है परास्त हो जाता है। परास्त होने के बाद वह अपनी पुत्री देवल देवी के साथ यहाँ से चला जाता है। और कहाँ आ जाता है, देवगिरी के शासक जो हैं रामचंद्र देव, इनके पास आ जाता है अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर। और पीछे यहाँ पर गुजरात से बहुत ही धन संपत्ति इनके द्वारा लूटी जाती है। और जो कर्ण है, कर्ण की पत्नी है कमलावती, कमलावती को भी संपत्ति के साथ लूटकर जो नसरत खां है, उलुग खान है, वो कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर गुजरात का जो क्षेत्र है इसे विजित कर लिया जाता है। लेकिन कर्ण जो शासक है यहाँ पर शरण ले लेता है। इसके बाद हम देखेंगे जो अगली विजय है 1301 का रणथंभौर का आक्रमण, रणथंभौर का आक्रमण कब होता है, 1301 ईस्वी में होता है। और इससे पहले हम देखेंगे जो गुजरात की विजय हुई है उस विजय से मलिक काफूर, मलिक काफूर जो है वो रास्ते में नसरत खान को मिलता है। जब वह देवगिरी की तरफ जाता है कर्ण का पीछा करते हुए, तो इस मलिक काफूर को भी वो क्या करते हैं, दिल्ली ले जाते हैं। और ये मलिक काफूर वही है जो एक दिन आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी है उसके पीएम के पद तक भी जाता है। और जो दक्षिण भारत की जो विजय है, जो दक्षिण भारत का धन संपत्ति है, जो साम्राज्य है, उसे अलाउद्दीन खिलजी के कदमों में डाल देता है। और यह एक हिंदू था। तो यहाँ पर 1301 ईस्वी में रणथंभौर की जो विजय है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इस प्रकार से देखें तो यह भारत का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, ये राजस्थान का क्षेत्र है,
ठीक है, यहाँ पर हमने देखा गुजरात की विजय हो चुकी है और यहाँ पर लगभग रणथंभौर है और यहाँ पर दिल्ली है। यहाँ से यहाँ पर आक्रमण किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नुसरत खां और उलगू खां के नेतृत्व में ही यहाँ पर सेना भेज दी जाती है। और इस पर आक्रमण करने के दो कारण थे। रणथंभौर पर आक्रमण करने के भी दो कारण थे। और इससे पहले हम बात कर लें यहाँ का शासक कौन था। रणथंभौर का शासक था हमीर देव। हमीर देव किस वंश से संबंधित था? यह चौहान वंश, चौहान वंश से संबंधित था। और पृथ्वी राज जो द्वितीय है चौहान वंश का शासक, उसका वंशज था। और रणथंभौर पर आक्रमण करने के दो कारण प्रमुख रहते हैं। एक तो जब इनके द्वारा गुजरात विजय की जाती है या जलौर विजय की जाती है, तो वहाँ पर जो नवीन मुसलमान होते हैं मंगोल, उनके द्वारा रास्ते में जो संपत्ति लूट की है उसको लेकर विवाद किया जाता है और उनमें युद्ध हो जाता है। खिलजी और उनमें, खिलजी की सेना और उनमें युद्ध हो जाता है। तो उनको क्या करता है, ये हमीर देव अपने यहाँ शरण दे देता है उन आक्रमणकारियों को या उन लड़ाकों को, यहाँ पर शरण दे देता है। और दूसरा कारण रहता है जो रणथंभौर है, इससे पहले क्या है, यह मुसलमानों की एक चौकी रह चुका था। तो इसलिए दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए फिर से वह किसे भेजता है, नुसरत खान को भेजता है और उलगू खान को यहाँ पर सेना देकर भेज देता है। ये दोनों घेराबंदी करते हैं, लेकिन यहाँ पर घमासान युद्ध होता है जिसमें क्या होता है, नुसरत खान मारा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि जब रणथंभौर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो यहाँ पर उसका सेनापति कौन सा मारा गया, नुसरत खान यहाँ पर मारा गया था। तो जब इस बात का पता लगता है और अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर असफलता होती है, तो वह बड़ा क्रुद्ध होता है और स्वयं दिल्ली से चलता है अपनी सेना लेकर और ये जो रणथंभौर का दुर्ग है इसे घेर लेता है। रणथंभौर का दुर्ग है जो बख्तरबंद दुर्ग था, यहाँ पर प्रवेश करना बड़ा मुश्किल था। यहाँ पर अपनी सेना लगा देता है, लेकिन एक विश्वासघाती रणथंभौर का ही जिसका नाम था रणमल के द्वारा विश्वासघात किया जाता है। जो दुर्ग है इसके जो गेट हैं द्वार उसको खोल दिया जाता है और सेना अंदर घुस जाती है, जिसमें हमीर देव है जो इनमें युद्ध होता है और परास्त हो जाता है। इसी के साथ ही रणथंभौर की विजय होती है और हजारों राजपूत स्त्रियां हैं जो यहाँ पर क्या करती हैं, जौहर करती हैं। स्त्रियां क्या करती हैं, जौहर करती हैं। और यह बात है कब की, 1301। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर भारत में आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का 1299 के बाद 1301। इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो विजय है, अगली विजय है चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण होता है। होता कब है, 1303 ईस्वी में। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है आक्रमण करती है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है यह एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। ये जो दुर्ग है ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इस दुर्ग के सामने अपने सफ़ेद आशियाने गाड़ देता है, यानी कि अपनी जो सेना है यहाँ पर दुर्ग के सामने रोक देता है और लगभग 8 माह तक इस दुर्ग को घेरे रखता है। कितने समय तक, 8 माह तक इस दुर्ग को घेरे रखता है। और इन विजयों का कारण क्या था, क्योंकि हमने देखा इस प्रकार से जो भारत का ये क्षेत्र है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर मालवा है, यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, यहाँ पर मुल्तान वगैरह क्षेत्र हैं, यहाँ जलौर आ गया, यहाँ पर चित्तौड़ आ गया, यहाँ पर रणथंभौर आ गया। अब जब इस क्षेत्र में यहाँ पर आना होता था अलाउद्दीन खिलजी को, तो ये रास्ते में उसे परेशान करते थे, इनका रास्ता काटते थे। और मालवा पर आक्रमण करने के लिए आता था, तो फिर भी ये जो गहलोत वंश है मेवाड़ का, और ये इसे परेशान करता था, इसलिए क्योंकि यह रेगिस्तान का एरिया है और जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी वो साम्राज्यवादी भी है। एक तो यह कारण था, एक इसे दिक्कतें होती थी, ये रास्ते में उसे तंग करते थे। इसलिए इसने अपना रास्ते का कांटा साफ करने के लिए जो राजस्थान के शासक हैं और राजस्थान के जो शासक हैं, राजपूताना शासक है, ये महत्वाकांक्षी भी थे, ये कभी भी दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। तो यहाँ पर वह आक्रमण इसलिए करता है। तो यहाँ पर अपने सफ़ेद आसियाने काट देता है, अपनी सेना तंबू वगैरह शिविर लगा लेता है और 8 महीने तक घेरा डाले रखता है। और होता क्या है, अंत में जाकर इन दोनों में युद्ध होता है। यहाँ का शासक कौन था भाई, यहाँ का शासक था चित्तौड़गढ़ का
रतन सिंह। और इस युद्ध में क्या होता है, रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो इसकी रानी थी एक पद्मावती, जो हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ यहाँ पर क्या करती है, जौहर कर लेती है। कौन? पद्मावती। इसकी रानी पद्मावती जो इतिहास में काफ़ी फेमस है, रूपमान सबसे सुंदर और स्त्रियों में उस समय की सबसे गुणवान स्त्री। और पद्मावत रची जाती है 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक रचना होती है, काव्य लिखा जाता है पद्मावत, पद्मावत, जिसमें एक मनगढ़ंत कहानी है। उसमें कहा जाता है कि खिलजी का जो चित्तौड़ पर आक्रमण है वो किसके लिए था? रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए था। बहुत लंबी कहानी है ये, तो उसे प्राप्त करने के लिए यह आक्रमण हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अमीर खुसरो जो है उस समय दिल्ली का दरबारी अलाउद्दीन खिलजी का, वो उसके इस युद्ध अभियान के समय उसके साथ था। वो कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं करता। और आक्रमण होता है 1303 ईस्वी में। सबसे हम देखने योग्य जो बात है, आक्रमण होता है 1303 ईस्वी में। कब होता है? 1303 ईस्वी में। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है 1540 ईस्वी में यह रचना करता है। इस समय दिल्ली का जो शासक है, अफगान शासक कौन रहता है? शेर शाह। शेर शाह। तो अधिकतर जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो इस रचना को, पद्मावत को क्या मानते हैं? गलत मानते हैं, असत्य मानते हैं, असत्य प्रतीत होती नजर आती है उनको। कारण क्या है? यहाँ से लगा लो कितना समय रह गया, 1343। यहाँ पर हम देखेंगे 200-250 वर्ष लगभग समय बाद यह रचना लिखी जाती है, जिसे मनगढ़ंत माना जाता है। इस विजय के बाद क्या करता है? चित्तौड़गढ़ की जो विजय होती है, विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम क्या रख देता है? खिजराबाद। नाम बदल कर रख देता है खिजराबाद। और यहाँ का शासक किसे बनाता है? शासक नियुक्त करता है किसे? अपने पुत्र खिज्र खां को। किसे नियुक्त करता है? खिज्र खां को यहाँ का शासक नियुक्त करता है। लेकिन खिज्र खां जल्दी ही यहाँ से उखड़ जाता है। 1311 ईस्वी में वह अपने मित्र मालदेव को, कब? 1311 ईस्वी में अपने मित्र मालदेव के लिए यहाँ का शासन त्याग कर चला आता है। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर हमीर देव, मेवाड़ के गहलत वंश का शासक था एक हमीर देव इसे यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देता है। और जो चित्तौड़गढ़ का शासन है उस पर समय बैठ जाता है, चित्तौड़ की गद्दी पर हमीर देव। तो जो इसके बाद का जो हमारी क्लास बचेगी वो हम देखेंगे। जो टॉपिक बचा है वो अगली कक्षा में देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तर भारत का हम देखेंगे, विजय चल रही है, साम्राज्य विस्तार चल रहा है, उत्तर भारत के जो आक्रमण है वो हो रहे हैं। तो बाकी उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के जो आक्रमण हैं, जो उसकी नीति हैं, उसे हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो तब तक के लिए सभी जो बटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले या वीडियो देखने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।